आज हमारा विषय है विद्युतीय क्षेत्र एवं उसकी तीव्रता। एक कण के पास विद्युतीय आवेश है, उसका एक गुण होता है कि वह अपने चारों तरफ के क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाता है। प्रभाव दिखाने का क्या अर्थ है? प्रभाव दिखाने का अर्थ है कि उसके चारों तरफ के क्षेत्र में यदि मैं कोई दूसरा कण लेकर जाता हूं जिसके पास आवेश है और उसे यहां पर रखता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि इस पर एक बल लग रहा है और उस बल के कारण ये इस तरफ भाग जाता है या इस तरफ भाग जाता है या इस तरफ भाग जाता है, लेकिन इस पर बल लगता है। फिर से सुनिए, ये एक कण है जिसके पास आवेश है, इसको मैंने यहां पर रख दिया। अब ये चारों तरफ अपना एक क्षेत्र ऐसा बनाता है जिसमें इसका प्रभाव फैल जाता है। हमको दिखता नहीं है, लेकिन हम उसका पता लगा सकते हैं। हम एक दूसरे कण को लेकर जाते हैं जिसके पास आवेश है और उसको हम यहां रखते हैं, देखते हैं इस पर एक बल लगा और उस बल के कारण यह ऐसे भागना शुरू हो गया। हमको रोकना पड़ता है, ऐसा रोका तो ये बल लगा रहा है। यहां पर रखा तो देखा ये उधर नहीं जाता, ऐसा जाना शुरू हो गया। यहां पर हम इसको रोकना पड़ता है, हमको इसको, तब ये रुकता है। तो क्यों ऐसा होता है? अगर ये यहां पर नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये इसके प्रभाव के कारण हो रहा है। तो कोई भी आवेशित कण अपने चारों तरफ, कोई भी आवेश अपने चारों तरफ अपना एक प्रभाव बनाता है और जितनी दूर तक ये उस प्रभाव को बनाता है उस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। इसका विद्युतीय क्षेत्र, तो हर आवेशित कण का अपना अपना विद्युतीय आवेश का विद्युतीय क्षेत्र होता है। हर आवेशित कण का अपना अपना एक विद्युतीय क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेशित कण आए तो उस पर बल आरोपित हो जाता है। यह बल विकर्षण का भी हो सकता है, आकर्षण का भी हो सकता है। तो अब हम यहां पर अपनी भाषा बदलते हैं। हम ये कहते हैं कि एक विद्युतीय आवेशित कण, एक विद्युत का आवेश अपने चारों तरफ अपना एक प्रभाव बनाता है जिसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। और इस विद्युतीय क्षेत्र में क्षमता होती है बल लगाने की, बल लगाने की क्षमता होती है, काम करने की क्षमता भी आ जाती है, आगे आएगा। इसमें बल लगाने की क्षमता होती है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र कहीं पर कम बल लगाता है, कहीं पर अधिक बल लगाता है। अब ये कम बल लगाता है, अधिक बल लगाता है, उससे भी हमने एक राशि बना ली। किस तरह से? फिर से देखिए, यहां पर इसको इधर बल लग रहा है, मैंने इसको ऐसे रोका और ये मेरे हाथ पर बल लगाता है। ये इधर भागना चाहता है, मैंने रोका और ये बल लगाता है 10 न्यूटन। ठीक है। अब यहां पर मैंने इसको रखा तो देखा ये इधर जाना चाहता है, इसको रोका। अब ये मेरे हाथ पर बल लगा रहा है 7 न्यूटन। 7 न्यूटन। यहां कितना लगा रहा था? 10 न्यूटन। तो मैं ये कहूंगा यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 7 न्यूटन है। तो क्या शब्द प्रयोग किया? तीव्रता। तो हर स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने परिभाषित करने की कोशिश की। किस तरह से इसकी परिभाषा बनाई? परिभाषा हमने इसको बल के साथ जोड़ा कि मैं जो आवेश रखूंगा वो आवेश 1 कूलम रखूंगा, 1 यूनिट। ठीक है, बहुत ठीक है। ये परिभाषा के लिए कि अगर मैंने यहां पर 1 कूलम का बल रखा, 1 कूलम का आवेश रखा, तो इस पर जितना बल का अनुभव मैं करूंगा उसी बल को ही मैं क्या कह दूंगा कि यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। बस। फिर से किसको कहते हैं? बल को कहते हैं। तो याद रखिए, 2 शब्द आपस में जुड़ गए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? मूलतः कौन सी राशि है? तो उत्तर है मूलतः यह बल है। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में हर पॉइंट पर
कुछ तीव्रता होती है। उस तीव्रता को दर्शाने के लिए हमने उसका एक सिंबल बनाया E। ठीक है, ये इंग्लिश से लिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है। अब यहां पर बल कितना लगेगा तो हम कहेंगे जितना E का मान होगा। यहां पर E का मान 10 है तो यहां पर बल 10 न्यूटन लगेगा। यहां E का मान 5 है तो 5 न्यूटन बल लगेगा। यहां इस बिंदु पर E का मान 15 है तो यहां मैंने इसको रखा, 15 न्यूटन बल लग रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि E के मान की तीव्रता किससे बदल रही है, किस गुण के कारण, किस कैरेक्टरिस्टिक के कारण यहां 10 है, यहां 15 है, यहां 5 है। क्या चीज बदल रही है यहां और यहां? हां सोचिए, राइट, बिल्कुल ठीक, इससे दूरी बदल रही है। तो इसकी पोजीशन, इसका स्थान यहां पर तीव्रता अलग, यहां पर तीव्रता अलग, यहां पर तीव्रता अलग। मतलब तीव्रता किस पर निर्भर करती है? उस बिंदु पर निर्भर करती है, किसी विशेष बिंदु पर यह निर्भर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर बिंदु पर तीव्रता अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि होगी, एक समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शब्द का प्रयोग करेंगे तो इस राशि के लिए हम ये भी बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, इस बिंदु पर, तब हमारा विवरण पूरा होगा, नहीं तो हमारा विवरण अधूरा है। इस क्षेत्र पर विद्युत की तीव्रता, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये एक आवेश रखा है, ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना रहा है, इस आवेश का इतना इतना मान है, तो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? आप उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि आप सामने से प्रश्न करोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर बताएं, यहां बताएं, यहां बताएं या यहां बताएं। इसका यह मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या चीज आवश्यक है? पोजीशन, उसका स्थान, कि किस स्थान पर, किस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के विवरण में बिंदु यानी पोजीशन आवश्यक है। ये एक चीज हो गई। दूसरा, क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होती है। हमको किससे पता लगती है? बल से पता लगती है। तो तीव्रता और बल ये एक ही चीज हो गए। दूसरा, मेरे पास एक कण है, इस कण पर मैंने यहां इसे रखा, इस पर कुछ बल लग रहा है 10 न्यूटन, यहां रखा 20 न्यूटन, यहां रखा 30 न्यूटन। तो मैं क्या कहूंगा? अलग अलग बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है। यह समझ में आता है? ये एक तरह का विवरण हो गया। दूसरा, अब मैंने क्या किया कि ये एक आवेशित कण लेकर आया, देखा इस पर बल लग रहा है 5 न्यूटन, यहां पर इसको हटाया, ये वाला कण लेकर आया, इसको यहां रखा उसी जगह पर, लेकिन अब इस पर बल लग रहा है 10 न्यूटन। इसके बाद मैं एक तीसरा कण लेकर आता हूं, उसको यहां पर रखता हूं, तो देखता हूं इस पर आवेश लग रहा है 20 न्यूटन। एक ही बिंदु पर अलग अलग आवेश क्यों लग रहा है? तो इसको मैंने देखा, इसलिए अलग अलग आवेश लगता है, क्योंकि मैं कभी इसको रखता हूं, कभी इसको रखता हूं, कभी इसको रखता हूं, और इन सब के पास एक चीज सबके पास है। वो क्या चीज है? आवेश। लेकिन वो आवेश का जो मात्रा है, वो आवेश की मात्रा अलग अलग है। इसको जब मैंने रखा था, इसके पास आवेश था 5, तो इस पे बल लग रहा था 5। इसके पास आवेश 10 था, इस पर बल लग रहा था 10। इसके पास आवेश 20 था, इसके पास बल लग रहा था 20। यानी किसी आवेशित पदार्थ पर लगने वाला बल इस पर भी निर्भर करता है कि उसके स्वयं के पास कितना आवेश है। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक ऐसा पदार्थ रखा जिसके पास आवेश है ही नहीं। अब मैं क्या देखता हूं कि ये तो बड़े आराम से खड़ा है और मेरे हाथ पे ये कोई दबाव नहीं बनाता है। इसका क्या मतलब है कि इस पर कोई बल नहीं लग रहा है।
क्यों बल नहीं लग रहा है? क्या यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है? ये यहां आवेश रखा है जो अपने चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र बना रहा है, लेकिन यहां पर इसकी तीव्रता हमें अनुभव क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके पास कोई भी आवेश नहीं है। तो किसी भी, फिर से, किसी भी आवेश, किसी भी कण पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है कि इसके पास कितना आवेश है। अब दो तरह की चीजें हम सीख चुके हैं। एक, किसी वस्तु पर लगने वाला बल निर्भर करता है कि इसके पास कितना आवेश है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल इस पर निर्भर करता है कि यहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। इतनी सब चीजों को जानने के बाद अब हम इसको लिख सकते हैं, और ये थोड़ी सी परिभाषाएं हम लिखते हैं। पहले, विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो विद्युतीय क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, और इसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हमने मानक बनाया, सिंबल बनाया E। किसी बिंदु पर क्षेत्र, हम कहां नापेंगे क्षेत्र की तीव्रता? किसी बिंदु पर। उस बल के बराबर है ये। तो क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर है जो वहां रखे गए एक इकाई विद्युत आवेश वाले कण द्वारा अनुभव की जाती है। ओके, और इसे हम किससे कहते हैं? E। तो E मूलतः कौन सी राशि है? मूलतः ये बल है, बल, ठीक है, उस बल के बराबर है जो एक इकाई विद्युत आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है। अब इसके बाद यदि हम कोई भी आवेश Q, एक आवेश Q है और उस आवेश को हम एक विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर कितना बल लगता है, ये किस किस पर निर्भर करता है, इसे देखिए। तो ये बल निर्भर करता है कि हमारे हाथ में या जिस बिंदु पर हमने जो कण रखा है, जिस पर हम अनुभव करवाना चाहते हैं बल का, उसका अपना आवेश कितना है। ये Q, ये है आवेश टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज परीक्षण के लिए रखा गया आवेश, परीक्षण के लिए रखा गया आवेश टेस्ट चार्ज कहलाता है। तो जितना इसमें आवेश अधिक होगा उतना इसके ऊपर बल अधिक लगेगा। दूसरा, ये इस पर निर्भर करता है कि इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है।
अगर मैं इसी आवेश को दूसरे कमरे में ले जाता हूं तो बल कम लगता है, तीसरे कमरे में ले जाता हूं बल अधिक लगता है, तो मैं ये कहूंगा यहां क्षेत्र की तीव्रता कम है, उस कमरे में ज्यादा है, उस कमरे में और भी कम है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस पर निर्भर कर रहा है कि इस पर कितना बल लगता है, और उस तीव्रता को हम क्या लिखेंगे, ई। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है कि वहां क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अब अगर हम इन दोनों राशियों को मिला दें तो बल कितना हो जाएगा, तो हमारा उत्तर है ये बल हो जाएगा F समानुपाती Q गुणित E। F समानुपाती Q गुणित E। तो लगने वाला बल आवेश पर और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। अब हम इस समीकरण को और सरल करना चाहते हैं, बराबर वाला समीकरण बनाना चाहते हैं, और आपको मालूम है इसको बराबर वाला समीकरण बनाने के लिए हमको ये बीच में एक कांस्टेंट लगाना होगा, F बराबर एक कांस्टेंट Q गुणित E। अब ये जो समानुपातिक को हटाने के लिए हमने ये कांस्टेंट लगाया, ये हमको दिक्कत देता है। हम चाहते हैं कि ये ना हो तो बड़ा अच्छा है, हमारा सूत्र F बराबर Q गुणित E हो जाएगा और बड़ा छोटा सा सूत्र रहेगा, तो हम उसको हटाने का एक आयोजन करते हैं। इस प्रकार के कांस्टेंट याद रखिए, भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में जब भी हम किसी राशि का निर्धारण करते हैं पहले हम ये देखते हैं कि ये राशि किसके समानुपाती है, उसके बाद उनको मिलाकर हम एक समानुपाती समीकरण बनाते हैं। ये समानुपाती समीकरण से बराबर वाला समीकरण में बदलना, उसके लिए हमेशा हमको एक समानुपाती कांस्टेंट लगता है, ठीक है। और अब हम जब भी किसी नई राशि को पहली बार दिखाते हैं, पहली बार उसका परिचय करते हैं, तो उस समय हमारे पास एक सुविधा होती है। वो सुविधा ये होती है कि हम इस कांस्टेंट k को 1 बना सकते हैं। सिर्फ तभी ये सुविधा हमको मिलती है जब हम किसी राशि को पहली बार उसका परिचय करते हैं भौतिक शास्त्र में। जैसे आज के भाषण में हम सबसे पहली बार परिचय पा रहे हैं किसका, एक नई तरह की राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हमने नहीं पढ़ा, बल के बारे में पढ़ चुके हैं, आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, तीव्रता के बारे में नहीं पढ़ा। तो हम इस तीव्रता की परिभाषा ऐसी बनाएंगे कि k 1 हो जाए। ये हम सुविधा लेंगे जब भी हम किसी नई राशि को परिभाषित करते हैं, उसका परिचय लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने ये किया, E को इस प्रकार परिभाषित किया, इस प्रकार परिभाषित किया कि k का मान 1 हो जाए। किस तरह से ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, तो देखिए यदि परिभाषा E क्या है, E है किसी स्थान पर लगने वाला बल। ये हमने परिभाषा बनाई है, किसी बिंदु पर लगने वाला बल। तो हम बनाते हैं, यदि किसी बिंदु पर एक इकाई आवेश रखा जाए, एक इकाई आवेश रखा जाए, क्या कर रहे हैं हम, Q का मान 1 बना रहे हैं। एक इकाई आवेश हमने यहां पर रख दिया, ठीक, और उस पर लगने वाला बल एक न्यूटन हो। देखिए
एक इकाई आवेश कितना होता है? हाँ, 1 कूलम। यदि हम, थ्योरी है, यदि हम 1 कूलम आवेश एक स्थान पर रखें और ऐसा है वो स्थान कि उस पर कितना बल लग रहा है? 1 न्यूटन बल लग रहा है, तो इस समीकरण के अनुसार बल कितना होगा? तो समीकरण अनुसार ना 1 लग रहा हो तो उस स्थान पर उस बिंदु पर तीव्रता 1 इकाई मानी जाएगी। ये हमने परिभाषा बना दी किसकी? 1 इकाई तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 इकाई कब मानी जाएगी? इस स्थान पर 1 इकाई तीव्रता है। क्या मतलब है? 1 कूलम आवेशित कण लाइए, अगर यहां पर इस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है, ये मेरे हाथ को दबाता है 1 न्यूटन से, और इसमें आवेश कितना है? 1 कूलम। तो मैं क्या बोलूंगा? इस जगह पर आवेश की तीव्रता 1 है। कितनी है तीव्रता? 1 इकाई, 1 इकाई। ये हमने इसकी परिभाषा रख दी। यहां पर मैंने रखा, फिर से सुनिए, यहां पर मैंने रखा इस कण को, कितना आवेश है? 1 कूलम। बल लग रहा है यहां पर 2 न्यूटन, तो मैं बोलूंगा यहां पर क्षेत्र की तीव्रता 2 इकाई। यहां पर रखा, यहां बल लग रहा है 3 न्यूटन, यहां क्षेत्र की तीव्रता 3 इकाई। तो 1 इकाई कहां होगा? जहां पर कितना बल लग रहा है? 1 न्यूटन। तो अब इस सूत्र के अनुसार, अतः सूत्र के अनुसार लिखिए, सूत्र के अनुसार बल को कितना लिखेंगे? 1 बराबर K को क्या लिखेंगे? K। Q को कितना लिखेंगे? 1। और वहां पर हमने अभी क्षेत्र की तीव्रता को क्या मान लिया है? 1। तो इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1। तो यहां क्या बन गया? 1 बराबर K गुणित 1 गुणित 1। तो K कितना हो गया? 1। ये तो K का मान कितना हुआ? 1। अब अगर K का मान 1 हो गया तो बल का सूत्र क्या हुआ? इसलिए बल का सूत्र, K को 1 लिख दीजिए, और ये क्या हुआ? Q गुणित E। ये K गायब कर दिया हमने, K को 1 बना दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी ये सुविधा थी कि हम E की परिभाषा बनाएं, तो हमने E की ऐसी परिभाषा बनाई कि K खुद ब खुद 1 हो गया। इस तरह से इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को आप याद कर लेंगे कि K को किस प्रकार 1 किया जाता है। ये हम तभी कर सकते हैं जब राशि पहली बार इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो F बराबर QE, ये हमारा सूत्र बन गया। अब F बराबर QE किसी भी आवेश पर लगने वाला बल है। इसको हम, इस सूत्र को नोट कर लेते हैं, F बराबर Q गुणित E। अब इसको थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये राशि स्केलर है कि वेक्टर है, सदिश या अदिश। तो बल एक सदिश राशि है, Q एक अदिश राशि है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। E ये एक सदिश राशि है, और E किसके बराबर हुआ? तो ये E है E। तो E भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो नोट कर लीजिए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, उसे हम खाली तीव्रता कहेंगे या सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे? तो विद्युतीय क्षेत्र ज्यादा प्रयोग किया जाता है, E। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक
सदिश राशि है, सदिश राशि है, यानी इसके पास दिशा भी होती है। तो इसके पास दिशा होती है। अब यह है कि तो F के परिमाण का सूत्र है, E के परिमाण का सूत्र है F बटे Q। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वह बल जो 1 कूलम चार्ज पर लगेगा। यदि Q को 1 कर दें तो E किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर। ये वही चीज आ जाएगी जो कि हमने यहां पर पढ़ी है। तीव्रता उस बल के बराबर है जो वहां पर रखे गए 1 इकाई विद्युत आवेश वाले कण द्वारा अनुभव किया जाता है। तो ये हमारा सूत्र बन गया F का और ये सूत्र बन गया E का। यहां पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि ये जो हम आवेश रखते हैं, जिसको हमने टेस्ट आवेश कहा, ये हमारे लिए ये टेस्ट करके देता है कि यहां पर विद्युतीय क्षेत्र की कुछ तीव्रता है या नहीं है। तो इसको हम ना अब से टेस्ट चार्ज कहेंगे, टेस्ट करने वाला चार्ज कि यहां क्षेत्र की तीव्रता है या नहीं है। अच्छा, अब अगली चीज ये है कि ये क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र बनाया किसने? तो ये क्षेत्र बनाया है एक दूसरे आवेश ने, जो कि कहीं पर है और अपने चारों तरफ अपना प्रभाव बना रहा है। ऐसे आवेश को हम सोर्स का चार्ज कहेंगे या स्रोत आवेश कहेंगे। मान लीजिए उसका परिमाण Q है। Q वह आवेश है जो E का स्रोत है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सोर्स। इसके कारण ही चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र बनता है। अब इसमें आप एक डाउट कर सकते हैं, एक बात पूछ सकते हैं कि ये वाला जो छोटा Q है, ये एक हमने यहां पर रखा, ये बड़ा Q है, ये अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाता है विद्युतीय क्षेत्र। इस विद्युतीय क्षेत्र में हमने ये एक Q रखा छोटा। अब ये विद्युतीय आवेश है जो क्षेत्र बनाता है, तो ये भी तो विद्युतीय आवेश है, क्या ये क्षेत्र नहीं बनाएगा? बनाएगा। अगर ये भी क्षेत्र बनाता है, ये भी क्षेत्र बनाता है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो यहां पर अगर हम तीव्रता नापना चाहते हैं या यहीं पर तीव्रता नापना चाहते हैं, तो इस पर इसका क्षेत्र भी काम कर रहा है, तो क्या उसके कारण इसके क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? इस बात को फिर से समझिए। देखिए, ये हमने यहां पर अभी आवेश नहीं रखा। अगर हमने यहां पर कोई आवेश नहीं रखा, ये चारों तरफ अपना क्षेत्र बनाता है और यहां पर इसकी तीव्रता है, मान लीजिए 10। इसकी तीव्रता 10 होनी चाहिए, 10 इकाई। अब यहां पर हमने एक दूसरा आवेश लाकर रखा, ये जो आवेश लाकर रखा, इसने यहां पर अपना क्षेत्र बना दिया और इसकी तीव्रता उल्टी दिशा में हो गई -2। अब यहां पर हमें कुल तीव्रता कितनी मिलेगी? तो उत्तर है 10 - 2 8। तो हमने बताया इस पर बल लग रहा है 8, या इसकी तीव्रता अगर -2 है तो हम बोलेंगे इस पर बल लग रहा है, मान लीजिए इस पर बल लग रहा है 12। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 12 है, 10 है कि 2 है? और हमको मालूम है कि शुरू में कितनी थी? 10, जिसको हम नापने गए थे। तो हम 10 उत्तर चाहते हैं और उत्तर आ क्या रहा है? 12, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या कहती है कि जितना बल लगेगा वही तीव्रता है, और बल कितना लग रहा है? 12। क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पैदा कर रहा है, और इसके कारण ये जो हमारा रिजल्ट है जिसको हम नापने गए हैं, इसमें गड़बड़ हो गई, ये अधिक हो गया या कम हो गया। तो इसका उपाय क्या है? हम तो 10 को नापना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक ऐसा आवेशित कण लेते हैं जो कि बहुत कम
बहुत कम प्रभाव रखता हो और ये अपने विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 1 बनाएगा। अब कितना आ जाएगा? 11। 11 10 के बहुत नजदीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर वहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमको बल लगने से कितनी मिली? 11 बल लग रहा है, इसलिए क्षेत्र की तीव्रता 11 है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी भी त्रुटि है 10 से 11। तो हमने कहा नहीं, त्रुटि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा करो, इसको और छोटा लो, और छोटा लो, और इसके कारण अब जो विद्युतीय प्रभाव बना वो 0.1 बना, इतना छोटा लिया। अगर इतना छोटा हम इसको लेते हैं, 0.1 विद्युतीय प्रभाव बना, तो ये अब हमको यहां कुल बल कितना लगेगा? इसके कारण 10, इसके कारण 0.1, 10.1, जो कि 10 के बहुत नजदीक है, और त्रुटि सिर्फ कितनी है? 0.1। तो हम ये देखते हैं कि जितना ये आवेश छोटा होता जाएगा उतना इसके द्वारा बनाया गया क्षेत्र कम होता जाएगा और उतनी हमारी त्रुटि भी कम होती जाएगी। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज का एक गुण बन गया। क्या गुण होना चाहिए टेस्ट चार्ज में? यस, छोटे से छोटा होना चाहिए। तो टेस्ट चार्ज हमेशा कम से कम मान का होना चाहिए। परिभाषा जरूर कहती है कि प्रति कूलम पर लगने वाले बल को क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, पर वास्तव में हमको 1 कूलम आवेश रखने की जरूरत नहीं। 1 कूलम बहुत बड़ा होता है, हम वहां पर कम से कम आवेश रखना चाहते हैं। ताकि क्यों कम से कम आवेश रखना चाहते हैं, क्यों छोटे से छोटा करना चाहते हैं? क्योंकि ये अपना विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा और हम नहीं चाहते कि जो मूल विद्युत क्षेत्र था उसको ये कम या ज्यादा करे, ताकि हम मूल क्षेत्र की गणना कर सके। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो मुझे इसे लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये अब आप समझ गए। फिर से मैं इसे दोहरा देता हूं कि टेस्ट चार्ज छोटे से छोटा क्यों होना चाहिए। टेस्ट चार्ज या परीक्षण करने वाला आवेश ये छोटे से छोटा क्यों होना चाहिए? ताकि ये अपना विद्युतीय क्षेत्र छोटे से छोटा, कम से कम बनाए, ताकि मूल विद्युतीय क्षेत्र की गणना में गलती ना हो, मूल विद्युतीय क्षेत्र का जो परिमाण है उसमें परिवर्तन ना हो। ये टेस्ट चार्ज लिख लेते हैं, छोटे से छोटा होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए, ताकि मूल क्षेत्र में मूल क्षेत्र के परिमाण में अंतर ना आए। ये है, कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमको तो पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर विद्युतीय क्षेत्र है या नहीं है। इस चौक को मैं रख देता हूं, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, क्यों? इसके पास खुद ही आवेश नहीं है। तो अगर मैं किसी चीज पर आवेश लेकर उसे वहां पर रखता हूं तो देखता हूं कि इस पर बल लगता है क्योंकि आवेश है। लेकिन इसमें कैसा होना चाहिए? तो ये परीक्षण आवेश हुआ, इसे छोटे से छोटा होना चाहिए ताकि इसमें कोई ये अंतर न बना सके। ठीक, तो इसलिए हम E की परिभाषा में एक बदलाहट करते हैं। E के समीकरण में E बराबर F/Q तो होता है, लेकिन यहां पर Q कैसा होना चाहिए? ये Q अप्रोच 0, अप्रोच 0 मतलब वो 0 को पहुंच रहा है, 0 नहीं है क्योंकि आवेश तो चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? छोटे से छोटा। तो छोटे से छोटा आवेश जो 0 के जस्ट बाद हो वो कितना होगा? Q अप्रोचिंग 0। इसलिए ये हमारा परफेक्ट समीकरण बन गया, ये पूरा सही समीकरण बन गया। E बराबर F/Q when Q is approaching 0, Q 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 के बराबर है। तो ये आ गया इसका सूत्र। अब इसके बाद अगली चीज हम लेते हैं कि E का यूनिट क्या होना चाहिए या E की इकाई। इकाई यहां से बनाते हैं, बल की इकाई न्यूटन और
Q की इकाई आपने पढ़ी आवेश की कूलम, तो इसकी इकाई क्या होगी? न्यूटन प्रति कूलम। प्रति के लिए हम घात 1 लगाएंगे। न्यूटन प्रति कूलम हमें ऐसा लिखना चाहिए था, न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन भौतिक शास्त्र में हम एक विधि लेते हैं कि सब इकाइयों को एक लाइन में लिखते हैं। उस लाइन में लिखने के लिए हमने इसे ऐसा बनाया, न्यूटन कूलम ऋण 1। ठीक, ये ई की इकाई हो गई। अब इसके डायमेंशन, मात्रक, न्यूटन ML/T-2 ये इसके हैं। और कूलम आवेश, आवेश का आप पहले पढ़ चुके हैं, A गुणित T, तो ये हो गया ML/T की घात ऋण 1 गुणित A। ये E के डायमेंशंस। ठीक, अब इसके बाद अगली चीज हम लेते हैं दिशा। यदि ये सदिश राशि है E1, सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कौन सी होगी? E की दिशा वही है जो उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा है। तो ये ई के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी, लेकिन इन बातों में हमने सहायता किसकी दी है? एक टेस्ट चार्ज की या एक परीक्षण करने के लिए जो आवेश लिया उसकी सहायता ली। अब अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि जो इस विद्युतीय क्षेत्र को बना रहा है उसे क्या कहते हैं? स्रोत। ये जो सोर्स चार्ज है, स्रोत है, क्या इसके आधार पर ई का परिमापन किया जा सकता है? इस पर क्या ई निर्भर करता है? तो उत्तर है हाँ, इस पर ई निर्भर करता है और बिल्कुल करता है। कैसे निर्भर करता है? देखिए, यहां पर हमने एक आवेश को रखा है और इसका माप है Q। यहां पर हमने विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को नापा। अब हम दो तरह के परिवर्तन कर सकते हैं। एक परिवर्तन ये कर सकते हैं कि इस Q के मान को बदल दें, इसको 2 गुना कर दें, तो क्या यहां विद्युत क्षेत्र बदलेगा? करके देखा, बदलता है। फिर हमने ये देखा कि अगर इस दूरी को हम कम या ज्यादा करें तो क्या विद्युतीय क्षेत्र बदलता है? उत्तर है हाँ, बदलता है। तो विद्युतीय क्षेत्र इस पर निर्भर करता है कि Q का मान कितना है और दूसरा यहां से ये दूरी कितनी, इन दोनों पर ये निर्भर करता है। तो ये E होता कितना है, क्या चीज है? अभी तक हमने इसकी परिभाषा क्या पढ़ी? E की तीव्रता वह बल है जो कि ये यहां पर लगाए गए एक यूनिट चार्ज पर लगाता है। अब यहां पर हमने एक परीक्षण के लिए आवेश रखा और ये आवेश किसके बराबर है? 1। तो इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? तो ये बल किसके बराबर होगा? यहां पर हमने कूलम का नियम लगाया और उस नियम के अनुसार ये दूरी अगर r है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r, यहां आवेश Q, यहां आवेश Q, तो ये बल है 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r का वर्ग। ये हम सबको मालूम है। कितने आवेश पर ये बल लग रहा है? Q आवेश पर लग रहा है। और यदि हम ये बोलेंगे कि एक आवेश पर कितना बल लगेगा, एक आवेश पर कितना बल लगेगा, तो इकाई आवेश पर, क्यों? क्योंकि हमारी परिभाषा ही यही है कि इकाई आवेश पर जो बल लगेगा उसको तीव्रता कहेंगे। तो हम निकाल लेते हैं कि इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इकाई आवेश पर लगने वाला बल
ये कितना होगा देखिए, F बराबर Q, और इसको हमने इस Q को क्या बना दिया है, 1, तो इसको 1 लिखेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बटे r²। अब एक इकाई पर लगने वाला जो बल होता है इसी को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो ये E हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमने उसकी परिभाषा पूरी कर दी, एक इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होगी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हमको E के लिए सूत्र क्या मिला, E के लिए हमको सूत्र मिला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वर्ग। ये हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, और इस सूत्र में क्या विशेषता है, इस सूत्र में आप ये जिस आवेश का प्रयोग कर रहे हैं, ये आवेश कौन सा है, स्रोत आवेश है, सोर्स चार्ज है, और ये क्या चीज है, दूरी। तो अब आपके पास E के 2 सूत्र हो गए, एक ये है और एक अभी अभी जो हमने बनाया वो है तो E निकालने के हमारे पास 2 सूत्र हैं। यदि हमको टेस्ट चार्ज की गणना मालूम है, Q का मान मालूम है, तो बल बटे आवेश E देगा। यहां पर न बल है न आवेश है, ये E का संबंध हमने किससे बनाया, सोर्स चार्ज और दूरी। तो जब हमको E की गणना सोर्स चार्ज से करनी है तो हमको दूरी चाहिए, और सोर्स चार्ज और दूरी से हम E की गणना कर सकते हैं। दूसरा तरीका E की गणना क्या है, ये मैं एक आवेश लाता हूं जिसका मात्रा मुझे मालूम है, परिमाण मालूम है, इसको मैंने यहां पर रखा और बल को नाप लिया, उस बल में इस आवेश को भाग दे दिया, उस बल में आवेश को भाग दे दिया, तो भी मैं क्या निकाल सकता हूं, E को। तो E को निकालने के 2 सूत्र हैं, और ये दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। जब ये राशियां दी गई हैं इसको प्रयोग करके E निकालिए, जब ये राशियां दी गई हैं इसको प्रयोग करके निकालिए। और जैसा हमारा आंकिक प्रश्न होगा, यदि आंकिक प्रश्न में हमको दूरी दी गई है और आवेश दिया गया है जो कि चार्ज बनाता है, E को बनाता है, तो हम इसको उपयोग करेंगे, और यदि हमको लगने वाला बल बताया गया है तो हम इसको प्रयोग करेंगे। इस तरह से E निकालने के ये 2 साधन। इसी तरह से F निकालने के हमारे पास, बल निकालने के हमारे पास 2 सूत्र हैं। एक, यदि हमको E दिया गया है और वो आवेश दिया गया है जो उस E में रखा गया है, तो दोनों को गुणा करेंगे, बल आ जाएगा। बल निकालने का दूसरा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ क्या है, बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², एक सोर्स चार्ज एक टेस्ट चार्ज। इस तरह से बल निकालने के 2 सूत्र और उसी पर आधारित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के भी 2 सूत्र, इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, ये आपको हमेशा काम में आने वाले हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे नापी जाती है। फिर भी एक बहुत ही मूल प्रश्न रह जाता है जो छात्र बार बार पूछते हैं कि क्या विद्युतीय क्षेत्र नाम की कोई चीज होती है, हमको ऐसा दिखता नहीं है, ये विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, फिर से क्या होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, इसके लिए ना हम कुछ सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, देखिए एक पहाड़ में एक गुफा है, अंधेरी गुफा है, और उसके दरवाजे पर एक मकड़ी जाती है और वो मकड़ी वहां पर अपना जाल बना लेती है। वो मकड़ी अपना जाल बनाती है, वो जाल किसी को दिखता नहीं है, बहुत फाइन, बहुत बारीक जाल है। तो वो जाल वहां पर है या नहीं है, हमने देखा, वहां हमको तो कुछ नहीं दिखता, हम बोलते कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब भी कोई दूसरा कीड़ा मकोड़ा गुफा के अंदर जाने लगता है तो वो वहां फंस जाता है, फंसता है, उस पर एक बल आरोपित होता है, फंस गया। अब जैसे ही वो वहां पर फंसता है
दो काम होते हैं तुरंत। क्या दो काम होते हैं? एक, मकड़ी को यह पता चल जाता है कि मेरे क्षेत्र में एक दूसरा कीड़ा आ गया। ये दूसरा, वो उस कीड़े पर बिना अपनी जगह से हिले बल आरोपित कर लेती है। कैसे? उसका वो जो जाल रहता है, अगर आपने इस बारे में ज्यादा पढ़ा हो, वो जाल उस कीड़े को लपेट लेता है और वो उसको खींचती है और वो जाल से लिपटा हुआ उसका जो रेशा रहता है, उस रेशे को वो मकड़ी खींचते जाती है और ये कीड़ा उसके मुंह में समा जाता है। बल लग गया। ये प्रक्रिया होती है। अब इसमें देखिए, जाल के बारे में सोचिए। इस जाल ने क्या काम किया? एक तो उसने मकड़ी को सूचित किया कि हमारे क्षेत्र में एक दूसरा कीड़ा आया। दूसरा, उसने बल आरोपित करने में मकड़ी की सहायता की। मकड़ी को अपनी जगह से हिलना नहीं पड़ा। मकड़ी एक सोर्स चार्ज है, स्रोत है, जिस स्रोत ने चारों तरफ अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया हुआ है। जो जाल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या काम करता है? जैसे ही कोई दूसरा आवेश आता है, ये सोर्स चार्ज को बता देता है कि यहां पर एक दूसरा आवेश आया है। साथ ही साथ वो क्या करता है? वो उस पर बल लगाने का प्रबंध करता है और बल लगाकर वो दूसरे कीड़े को मकड़ी के पास ले आता है। चाहे तो उसको भगा भी सकते, लेकिन बल आरोपित करवाता है। इसी तरह से विद्युतीय क्षेत्र क्या करता है? तो विद्युतीय क्षेत्र सोर्स चार्ज को खबर करता है। हम लोग इसका फिजिकल मीनिंग नहीं जानते, लेकिन सोर्स चार्ज को पता लग जाता है कि मेरे एरिया में एक दूसरा आवेश आया और वो तुरंत उस पर इस क्षेत्र के माध्यम से बल लगाता है। अपनी जगह से हिलता नहीं है, जाकर उसे संपर्क नहीं करता धक्का मारने के लिए या खींचने के लिए, वहीं रहता है। तो विद्युतीय क्षेत्र की एक ये बड़ी विशेषता है, याद रखिए, ये बहुत विशेषता है कि वो बल लगा सकता है। ये चार्ज अपनी जगह से हिलता तक नहीं और इसको खींच लेता है। ये खासियत के बारे में सोचिए, ये विशेषता के बारे में सोचिए। आप अपनी जगह पर खड़े हैं और दूर किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं। अगर आप ऐसा प्रभाव क्षेत्र बना सकते हैं। हाँ, कई व्यक्तियों के पास होता है जो कहते हैं कि हमारे एरिया में है, कोई भी आदमी आके ऐसा काम नहीं कर सकता, आएगा तो ये होगा वो होगा, वो उसका क्षेत्र है। एनीवे, वो अलग चीज है। तो विद्युतीय आवेश के पास इस तरह से एक क्षेत्र बनाने की प्रवृत्ति होती है और ये विद्युतीय क्षेत्र होता है। क्या विद्युतीय क्षेत्र वाकई होता है या सिर्फ कहानी है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युतीय क्षेत्र क्या एक काल्पनिक राशि है या वास्तविक राशि है? तो देखिए, भौतिक शास्त्र में काल्पनिक राशि किसे कहते हैं और वास्तविक राशि किसे कहते हैं, इस अंतर को बनाने के लिए, इस अंतर को बताने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वास्तविक और काल्पनिक, इनके हम अंतर कैसे करते हैं। इसका अंतर करने के लिए वो राशियां वास्तविक होती हैं जो बल प्रयुक्त कर सकती हैं, जो बल प्रयुक्त कर सकती हैं, वो वास्तविक होती हैं। जो चीजों को हिला सकती हैं, उसमें मूवमेंट ला सकती हैं, वो हमको आंख से दिखता है कि ये चीज हिल रही है। जैसे ये मैंने पकड़ा ऐसे हाथ से और इसे ऐसे हिला दिया, तो मैं इस पर बल लगा रहा हूं, वास्तविक है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे इसमें कल्पना की क्या बात है, हम देख रहे हैं ये बल लग कर रहा है, वास्तविक। अब मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया और वो बल लगा रहा है, आप बोलेंगे दिखता नहीं है भाई। कोई ऐसी चीज बताओ जो हमारा शरीर अनुभव कर सके। तो हमने आपको बताई। कैसे बताई? सबके पास वो चीज है, मोबाइल। आप अपने मोबाइल में देखिए, मोबाइल में एक चीज आपको दिखती है, टावर। ये मोबाइल में चुपचाप आपकी जेब में पड़ा हुआ है, थोड़ी देर में हम देखते हैं घंटी बजने लगती है। कैसे घंटी बजती है? उसके अंदर घंटी बजाने का जो भी यंत्र होगा, उस पर किसी ने बल लगाया, तब तो उसने घंटी बजाई।
कोई चीज हिली तब तो घंटी बजी, ये तो आप सब मानते हैं, ठीक है। कोई चीज हिलेगी तो घंटी बजेगी। हिलना एक वास्तविक क्रिया है कि काल्पनिक क्रिया है? सुनना एक वास्तविक क्रिया है, हमने घंटी सुनी। घंटी सुनने के लिए अंदर कोई चीज हिली होगी, वास्तविक क्रिया है। कौन हिला होगा? एक कण हिलता है जिसके पास वास्तव में आवेश है। अब वो कण क्यों हिलेगा? तो हमने आपको बताया, आपको दिख नहीं रहा, हमने बताया, ये बताया कि कहीं पर जहां टावर लगा हुआ है उस टावर के ऊपर एक आवेशित कण रखा हुआ है। वो आवेशित कण को किसी ने हिलाया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उससे हमने उस आवेशित कण को हिलाया। उस आवेशित कण ने अपना प्रभाव चारों तरफ बनाया हुआ है और हमारे मोबाइल में भी बैटरी के माध्यम से एक आवेशित कण है उसके एंटीना में, उसके अंदर एंटीना होता है। अब ये एक टावर वाला आवेशित कण है, ये एक मोबाइल के एंटीना में आवेशित कण है, ये अपनी जगह पर खड़ा है, ये अपनी जगह पर खड़ा है। हमारा कॉल आया तो एयरटेल ने इसको ऐसे हिलाया, इसको हिलाया तो इसके चारों तरफ इसका एक प्रभाव क्षेत्र बना हुआ है, वो भी हिला। उसके हिलने से ये भी हिला। क्यों? क्योंकि हमारा ये कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर बल लगाता है। उस विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ने इस पर बल लगाया, ये ऐसा हिला, विद्युतीय क्षेत्र हिला, विद्युतीय क्षेत्र हिला, ये कण भी हिला, और जब हिला तो इसने ऐसे घंटी बजाई। घंटी आपको सुनाई पड़ी कि नहीं पड़ी? सुनाई पड़ी। तो घंटी का सुनाई पड़ना वास्तविक है, इसका हिलना वास्तविक है। और ये क्यों हिलता है आपको नहीं मालूम, मैं आपको समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हिलता है, तब तो घंटी बजी। अब मैं इसको हिलाता हूं, इधर घंटी बजती है, दोनों चीजें वास्तविक हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वास्तविक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे एक्सप्लेनेशन के अनुसार, हमारे समझाने के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड में बल लगाने की क्षमता है। तो जिस वस्तु में बल लगाने की क्षमता हो, जिस वस्तु में मोशन क्रिएट करने की, हिलाने की क्षमता होती है, वो वास्तविक होती है। अवास्तविक चीजें इसको हिला नहीं सकती हैं, काल्पनिक चीजें इसको हिला नहीं सकती हैं, वास्तविक होंगी तो हिलाएंगी। और हमारे मोबाइल की घंटी बजती है, ये किस चीज का प्रूफ है? ये इस चीज का प्रूफ है कि इस पर वास्तविक बल लगाया गया है, और वो बल हम बता रहे हैं कौन लगाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र लगाता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र एक वास्तविक राशि है, ठीक है, असल में होता है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र के बारे में हो गया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा विद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता वास्तविक भौतिक राशि है, क्योंकि यह बल लगा सकती है और संवेग उत्पन्न कर सकती है। ठीक, अब हम ये पढ़ते हैं कि ये जो विद्युतीय क्षेत्र बनता है, इसकी जो तीव्रता होती है ये कितनी होती है और किन कारणों से होती है। कारण, तो कारण में हमने पढ़ा है एक सोर्स चार्ज या एक स्रोत आवेश होता है जो विद्युतीय क्षेत्र बनाता है। तो एक चीज तो पक्का याद कर लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र का कारण क्या होता है? विद्युतीय आवेश। यदि आवेश नहीं है तो क्षेत्र नहीं बन सकता, और यदि किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र है तो पक्का है उसके पीछे कोई ना कोई आवेश है। बिना आवेश के क्षेत्र नहीं होता, और यदि क्षेत्र उपस्थित है तो अवश्य कहीं ना कहीं कोई ना कोई विद्युतीय आवेश अवश्य होगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बंधी हैं, ये आप पक्का याद रखिए। अब हम उसको ये लेना चाहते हैं कि आंकिक रूप से गणना करने के लिए कितना आवेश कितनी तीव्रता पैदा करेगा। इसके लिए कितना आवेश कितनी तीव्रता पैदा करेगा
हमारे पास एक सूत्र है और वो सूत्र हमें ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ये इसके बराबर होती है। ये वो आवेश है जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र बनता है, ये उसकी गणना है। लेकिन ये आवेश किस रूप में है? तो उत्तर है कि ये आवेश एक बिंदु कण के रूप में है, बिंदु आवेश। ये सूत्र तभी प्रभावित होगा, तभी प्रभावशाली होगा जब ये आवेश कैसा है? बिंदु आवेश। क्यों? क्योंकि कूलम का जो आपने नियम पढ़ा था, कूलम के नियम में जो दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, दोनों का स्वरूप बिंदु स्वरूप है। तो ये वाला सूत्र बिंदु स्वरूप के लिए है। लेकिन हमारे प्रकृति में आवेशित कण सब बिंदु स्वरूप में नहीं होते, वो अपना अलग अलग स्वरूप भी रख सकते हैं। जैसे ये चौक है या ये एक रॉड है, प्लास्टिक का रॉड, और इस प्लास्टिक के रॉड को मैंने ऐसे रगड़ा, पूरा रगड़ा, इस तरह से मैं रगड़ता हूं और ये जब ऐसे रगड़ के रखता हूं, ऐसे रगड़ा, और ये अब इसमें यहां पर भी आवेशित कण हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं। तो ये क्या ये एक बिंदु रूप में आवेश है? उत्तर है नहीं, ये बिंदु आवेश नहीं है, ये तो आवेश की एक रेखा बनी हुई है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि योग आवेश के निकाय बन सकते हैं, समूह बन सकते हैं, और इन समूहों की अलग अलग शेप होती है, अलग अलग शक्ल होती है। जैसे अगर मैंने एक पन्ने को लिया ये और इसको पूरा का पूरा ऐसे रब किया, अब आवेश कहाँ है? यहां, 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 यहां। ये आवेश एक पृष्ठ के रूप में फैले हुए हैं, ये आवेश एक लाइन के रूप में है, रेखा के रूप में है। ये वाला आवेश यहां पर एक आवेश बनाया, ये बिंदु के रूप में है, बिंदु के रूप में, रेखा के रूप में, पृष्ठ के रूप में आवेश हो सकता है। इस तरह से उसके युग्म बन सकते हैं, इस तरह से उसके समूह बन सकते हैं। एक और भी है, एक बादल दूसरे बादल के अंदर ऐसे टकराते हुए घुस गया, आपस में घर्षण हुआ, पूरे बादल के अंदर आवेशित कण आ गए। अब ये आवेश कैसा समूह बना रहा है? क्या ये बिंदु है? नहीं। क्या ये रेखा है? नहीं। क्या ये पृष्ठ पर है? नहीं। तो ये पूरे के पूरे आयतन में भरा हुआ है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आवेशित कण अलग अलग तरह के समूह बना सकते हैं। अब हमारा प्रश्न ये है कि अगर आवेश इस तरह से अलग अलग युग्मों में फैला रहता है, तो अलग अलग निकायों में फैला रहता है, तो क्या उसकी गणना हम इस सूत्र से कर सकते हैं? उत्तर है कि इस सूत्र को हमें सुधारना होगा। क्यों सुधारना होगा? उदाहरण देखिए, ये हमारे पास एक रेखीय आवेश है यहां आवेश है, इस तरह से इसमें आवेश फैले हुए हैं और मैं ज्ञात करना चाहता हूं इसके पास कुल आवेश Q है जो कि जगह जगह ऐसे फैला हुआ है, और मुझे यहां पर E चाहिए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ये चाहिए। ये दूरी मुझे मालूम है कि ये R है। अब यहां पर अगर मुझे तीव्रता निकालनी है तो क्या मैं Q/R² कर सकता हूं? अगर मैं करने जाता हूं तो ये आवेश को आपत्ति है, ये कहता है कि R यहां से लीजिए, इसका कहना है R यहां से लीजिए। ये तो मुझे इस R को लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, इस आवेश से दूरी ये है, इस आवेश से दूरी ये है, इस आवेश से दूरी ये है, हर आवेश से दूरी अलग अलग है, R हम नहीं ले सकते एक। दूसरा देखिए, ये धन यहां पर बल किस तरफ लगाता है? यहां पर मैंने ये टेस्ट चार्ज रखा तो ये धन इस पर किधर बल लगाएगा? इधर। इसलिए E की दिशा भी किधर होगी? इधर। इसलिए इधर बल लगाता है तो E की दिशा इधर, ये वाला इधर बल लगाता है तो E की दिशा इधर। अब ये एक सदिश राशि है, ये वाला E इधर काम करता है, ये इसमें
जुड़ेगा नहीं, ये इसमें नहीं जुड़ेगा, ये इसमें नहीं जुड़ेगा। अब इसको जोड़ने के लिए हमको एक पूरा अलग तरीका बनाना पड़ेगा जो कि सदिश राशियों के योग का तरीका है। तो ई का मान, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वाकई हो गया, लेकिन वो ई का मान क्या Q/R² से निकलता? नहीं निकलता। अगर हम इससे बनाते तो ये जो मान निकलता वो यहां का वास्तविक मान नहीं है। वास्तविक मान तो इन सब के योग के बराबर है, जो कि इससे भिन्न होगा। इससे हमको एक चीज पता लगी कि एक बिंदु द्वारा बनाया गया विद्युत क्षेत्र एक निकाय द्वारा बनाए गए विद्युत क्षेत्र से भिन्न होता है। यहां पर पूरा का पूरा आवेश एक बिंदु पर रखा हुआ था और यहां से ये आवेश रखा, ये R दूरी है, इस R दूरी पर यहां हमको E निकालना है, ये सूत्र लग जाएगा। लेकिन यही आवेश रेखा के रूप में है और यहां पर अगर हमको E निकालना है, ये सूत्र नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं क्यों नहीं लगेगा। इसलिए याद रखिए, ये सूत्र केवल और केवल बिंदु रूपी आवेशों के लिए है। और जब ये आवेश फैलकर एक निकाय बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और कोई ना कोई रूप ग्रहण कर लेते हैं जिसमें अलग अलग आवेशित कणों से दूरियां अलग हो जाती हैं, दिशाएं अलग हो जाती हैं, तो उस समूह के लिए ई का मान भी अलग अलग होगा। कितना होगा? अब अगली कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कितना होगा? तो अब हम ये करेंगे समूह या निकाय। आवेश निकाय द्वारा बनाए गए क्षेत्र की तीव्रता। निकाय जो क्षेत्र बनाते हैं उसकी तीव्रता के लिए हमारे पास अलग से कोई सूत्र नहीं। सूत्र तो एक ही है कि एक बिंदु आवेश होगा वो कितनी तीव्रता देगा, बस उस एक सूत्र से ही हमको इसके सूत्र बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम जो तरीका अपनाएंगे वो सदिश राशियों के योग का तरीका है कि किसी भी बिंदु पर सिद्धांत किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता समस्त तीव्रताओं का योग होगी। ये हम पढ़ चुके हैं सुपरपोजिशन का सिद्धांत। अच्छा, इसका ये मतलब है कि ये जो हमने विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता लेनी है, ये एक आवेशित कण के द्वारा लगने जाने वाली तीव्रता E1, दूसरे के द्वारा बनाई गई तीव्रता E2, तीसरे के द्वारा बनाई गई तीव्रता E3, ऐसे करके जितने कण हैं सबकी तीव्रता हमने ले ली और सबको आपस में सदिश तरीके से जोड़ दिया। तो ये हमको क्या देगा? कुल तीव्रता। ये हमारा सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के पालन में हम अलग अलग सूत्र बना सकते हैं। एक बड़ा कॉमन सब में जो अप्लाई होता है, सब में जो लगता है, उस सूत्र को बनाते हैं। तो ई का मान पहले लेते हैं रेखा के लिए। रेखीय निकाय के लिए पहले हमने क्या किया? रेखीय निकाय में ये एक छोटी सी लंबाई ली। ये लंबाई हमने ली dl। ये इतनी छोटी लंबाई है कि इसे हम एक बिंदु जैसी ही मान सकते हैं। dl की विशेषता क्या होती है? dl की विशेषता ये होती है कि जब भी जरूरत पड़ेगा हम इसे लंबाई मान लेंगे,
और जब भी जरूरत पड़ेगा हम इसे बिंदु मान लेंगे। तो जैसे ये एक बिंदु है, ये रेखा है, तो दूर से आप देखेंगे बोलेंगे ये तो एक बिंदु दिखता है ये, लेकिन अगर हमको जरूरत पड़े तो हम क्या मान सकते हैं कि ये रेखा है, ऐसे और जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए, पूरी लंबी रेखा मिल जाएगी। तो dl एक ऐसी ही राशि है, याद रखिए। अब जब लंबाई में आवेश का फैलाव होता है तो हम एक नई राशि बनाते हैं। पहली बार आ रही है, फिर से सुनिए। जब आवेश एक रेखा के रूप में फैला होता है तो हम एक नई राशि की गणना करते हैं और वो राशि होती है प्रति इकाई लंबाई पर कितना आवेश है, प्रति इकाई लंबाई पर कितना आवेश है। और उसके लिए हमने एक राशि बनाई, एक चिन्ह बनाया, सूचक बनाया, और एक सतह पर फैले हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी सतह है और इस सतह पर आवेश फैला हुआ है। तो सतह पर जब आवेश फैलता है तो हम इसकी भी इकाई बनाते हैं, और वो होती है कि इसका एक इकाई क्षेत्रफल लीजिए, एक इकाई क्षेत्रफल, और इसमें आवेश की गणना करिए। जितना आवेश होगा उसके लिए हमने चिन्ह बनाया सिग्मा। सिग्मा सिग्मा क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश, ये सिग्मा। तो अगर ऐसा है, इससे हमने r दूरी ली, r दूरी पर यहां पर हम आवेश, यहां पर तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर से ऐसी तीव्रता बनेगी, नीचे से ऐसी बनेगी, यहां वाले ऐसे बनाएंगे, और सबका हमको योग करना है। तो जिस प्रकार हमने ये एक सूत्र बनाया था उसी प्रकार इसका भी सूत्र बनाते हैं। इसका सूत्र कैसा होगा? E बराबर इंटीग्रेशन 1/4πε0। अब यहां पर dq किसके बराबर है? देखिए फिर से, ये क्या चीज है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश। यदि कुल आवेश q है और इसका क्षेत्रफल a है, एरिया, तो सिग्मा किसके बराबर हुआ? q बटे a। ये सूत्र बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। सिग्मा q अपॉन a होता है, रो q अपॉन l होता है। ये क्या चीज है? आवेश प्रति इकाई एरिया, बाद में बहुत काम आने वाला है ये। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा। अब अगर हम एक बड़ा छोटा सा इसका एरिया लेते हैं, कितना छोटा? तो इसको हम लिखते हैं ds, छोटा सा सरफेस एरिया, उसके लिए इसको बनाया गया ds। तो इस पर आवेश कितना होगा? तो उत्तर है आवेश ds पर, आवेश सतह या पृष्ठ ds पर। ये हो जाएगा, एक पे कितना है? सिग्मा, तो ds पे कितना होगा? सिग्मा गुणित ds। ये है, और इसको हम क्या बोलेंगे कि इस पे छोटा सा आवेश है dq। तो ये dq आवेश किसके बराबर होगा? रो गुणित ds। तो जहां जहां हमको q लिखना है या dq लिखना है, dq की जगह क्या लिखेंगे? रो ds। तो q किसके बराबर है? ये सिग्मा ऑफ dq, और ये किसके बराबर है? सिग्मा ds। उसी के अनुसार हमने E का सूत्र भी बनाया। तो E का सूत्र किसके बराबर होगा? 1/4πε0 सिग्मा ds। ये कौन है? dq बटे r²। देखिए ये E का सूत्र था, जब बिंदु था तो हमने यहां पे सिर्फ q लिखा था। बिंदु की बजाय जब ये अलग अलग आवेश हो गए तो हमने हर एक की अलग अलग गणना की,
और एक की गणना क्या होती है, डी क्यू बटे आर स्क्वायर, दूसरे का दूसरा डी क्यू बटे आर स्क्वायर, तीसरे का तीसरा डी क्यू बटे आर स्क्वायर, सबका योग इंटीग्रेशन। ये इसका सूत्र आ गया। अब इसी सूत्र को हमने आगे लिख लिया, इंटीग्रेशन दिस इज सिग्मा ds बटे आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र आ गया। इस सूत्र के आधार पर हम आगे की गणनाएं करेंगे। तो ये अब आपका परिचय हुआ सिग्मा से। सिग्मा क्या है, प्रति क्षेत्रफल आवेश, या इसको हम कहेंगे क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश का घनत्व। एरियल डेंसिटी, ठीक। तो ये इसका सूत्र बना। अब तीसरा लेते हैं। ये एक गोला है और इस गोले के अंदर तक आवेश भरे हुए हैं। जैसे एक फुटबॉल है, जैसे एक तरबूज है। तरबूज के अंदर बीज कहाँ रहते हैं, अंदर 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 सब जगह भरे हुए। वैसे ही दो बादल आपस में टकराए, अंदर अंदर सब जगह आवेश भर गया। ये होता है पूरे आयतन में भरा हुआ आवेश। तो उसमें से अगर हम एक इकाई आयतन लें, इसके अंदर घुस के कहीं से भी हमने एक इकाई आयतन का गोला बनाया, उसके आवेश को गिना, उस आवेश को जो गिना उसके लिए हमने एक चिन्ह बनाया और वो चिन्ह है रो ना। वो चिन्ह है रो। ये चिन्ह हमें बताता है आवेश प्रति आयतन। अगर ये आवेश प्रति आयतन है तो इसको हमने कुल आवेश Q दिया है और इसका कुल आयतन V है, तो रो कितना हुआ, Q बटे V, ये हुआ। अब अगर रो Q बटे V है तो अलग अलग आप इसके सूत्र बना सकते हैं। ये क्या है, आवेश प्रति आयतन। अब ये हमने एक छोटा सा इसका टुकड़ा लिया, ये छोटा सा बहुत छोटा टुकड़ा लिया और इसका आयतन dV है, dV ये इसका आयतन है छोटा सा। तो इसके पास कितना आवेश होगा, तो हमको मालूम है एक इकाई आयतन के पास कितना आवेश होता है, रो। तो ये dV आयतन के पास कितना आवेश होगा, तो आंसर है, इसका उत्तर है रो गुणित V। तो इसके पास जो आवेश है उस आवेश को हमने माना dQ, और ये dQ किसके बराबर होगा, इसका आयतन है dV और एक आयतन के पास आवेश होता है रो। तो कितना हुआ dQ, रो गुणित dV। एक आयतन के पास कुल आयतन dV, आयतन को इससे गुणा किया तो ये आ गया इस पे रहने वाला आवेश। अब इस आवेश के कारण यहां पर r दूरी पर E कितना होगा, तो इसके कारण हमने ये जो E निकाला, छोटा सा E, dE। ये dE किसके बराबर होता है, तो उत्तर है ये dE होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ बटे r स्क्वायर। ऐसे ही हमने इसके कारण भी निकाला, ऐसे ही इसके कारण भी निकाला, इसके कारण भी निकाला और सबको आपस में जोड़ दिया। जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। और सारे dE जुड़ गए तो ये क्या बन गया, E, कुल विद्युतीय क्षेत्र E। तो ये यहां पर सारे E मिल गए, क्या बन गया, E। सारे dE मिलके, छोटे छोटे E मिलके कुल E यहां पर बना। तो ये E का सूत्र क्या बन गया, यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इस dq को हम क्या लिखेंगे, रो dv बटे r वर्ग। ये वॉल्यूम के कारण। तो इसमें हमने एक राशि कौन से इंट्रोड्यूस की, रो क्या होता है, आवेश प्रति आयतन। इस तरह से ये तीन सूत्र आपको मिलते हैं। कौन कौन से तीन सूत्र मिलते हैं, ये आयतन के लिए और क्षेत्रफल के लिए हमने बनाया था। हाँ, ये फिर से मैं इसे लिख देता हूं, E1/4πε0 सिग्मा ds बटे r स्क्वायर। और तीसरा, यदि आवेश एक लंबी रेखा के रूप में है तो E बराबर 1/4πε0 सिग्मा लैम्डा गुणित dl बटे r वर्ग। ये तीन सूत्र याद रखिए। ये किसके लिए है, विभिन्न प्रकार के आवेशी निकाय के लिए। यदि हमारा आवेश लंबाई के रूप में है, रेखीय आवेश, ये पृष्ठीय आवेश, और ये आयतन में फैला हुआ आवेश। इस प्रकार से ये तीन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे आप आंकिक प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। आंकिक प्रश्न हल करने के लिए इससे एक स्टेप और आगे बढ़ के हमको इनको और सरल बनाना पड़ेगा। बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे, लेकिन यहां पर आपको ये बताने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि बिंदु वाले आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो निकाय के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से भिन्न होता है, और बिंदु वाले का सूत्र हम ऐसे का ऐसा ही निकाय के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। निकाय के लिए हमें ये इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। हर छोटा छोटा बिंदु अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उन सब को जोड़कर ये बनता है। तो इसके बाद अगली क्लास में जो हम चर्चा करेंगे कि एक अलग ही तरह का हम निकाय लेते हैं। वो ऐसा है कि उसमें दो ही आवेश हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, ये एक ऐसा कण है, एक ऐसा पदार्थ है जिसके एक ध्रुव में धन आवेश है और एक ध्रुव में ऋण आवेश है, बराबर। तो इसका कुल आवेश, अगर ये दोनों बराबर हैं तो कुल आवेश कितना हो गया, 0। ठीक है, हमने को मालूम है कि हमारे पास जितने अणु होते हैं, अणु का कुल आवेश 0 होता है। जैसे नमक का एक अणु लिया, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, उसका सूत्र क्या है, NaCl। एक कण Na का है, एक कण Cl का है, Na धनात्मक, Cl ऋणात्मक। ये Na और ये Cl, ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। क्यों, धन और ऋण में आकर्षण का बल होता है। ये जो एक चीज बनती है इसको हम द्विध्रुव कहेंगे, डायपोल। क्या ये डायपोल विद्युतीय क्षेत्र बनाता है अपने चारों तरफ? क्या हमको इसको पढ़ने की जरूरत है? क्यों पढ़ें हम इसके बारे में? क्यों ये विद्युतीय क्षेत्र बनाता है? बनाता है तो कितना बनाता है? क्या जरूरत है हमको इसकी? तो ये सब चीजों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब आप जानेंगे कि इस दुनिया में अधिकतम चीजें डायपोल हैं, द्विध्रुव हैं, इसलिए हमको उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अगली क्लास में इसके बाद मिलते हैं। धन्यवाद। ये रेखा पे हमने जो आवेश फैलाए हुए हैं, कुल आवेश Q है, इसकी लंबाई L है। तो एक इकाई लंबाई पर कितना आवेश होगा? तो गणित के नियम से आप बताएंगे कि ये Q बटे L, ये इसके एक एक इकाई पर आवेश का मात्रक है। लेकिन हमने ना इसके लिए एक नाम रखा। बार बार हम इसको Q अपॉन L नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना तो हमको Q मालूम है ना L मालूम है। कैसे?
देखिए हमारे घर के बाहर एक बिजली की तार लगी है, उसमें CICB द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा उसमें चार्ज दिया गया, आवेश दिया गया, वो आवेशित हुई। अब कितना आवेश दिया हमको नहीं मालूम, और उसकी लंबाई कितनी वो भी नहीं मालूम। वो तो इधर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पावर हाउस तक जाएगी, इधर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पूरा भारत पार हो जाएगा, इतनी लंबी है। तो Q/L की गणना हम नहीं कर सकते, तो हमने एक नई राशि बनाई उसकी गणना करने के लिए। वो ये है कि इसकी हम 1 इकाई लंबाई लेंगे और इस पर आवेश की गणना कर लेंगे। 1 इकाई लंबाई पर आवेश, तो रेखीय निकाय के लिए आवेश प्रति इकाई लंबाई पर आवेश से नापा जाता है। प्रति इकाई लंबाई पर आवेश, प्रति इकाई लंबाई पर आवेश से नापा जाता है। और ये प्रति इकाई लंबाई पर आवेश के लिए हमने एक चिन्ह बनाया, और वो चिन्ह याद कर लीजिए, वो है लैम्डा। लैम्डा ये आपको फिजिक्स की पुस्तकों में मिलेगा, और ये हमने लंबाई के लिए निर्धारित किया है लैम्डा। तो लैम्डा क्या है? लैम्डा वो आवेश है जो किसी भी तार के 1 इकाई लंबाई पर होता है। इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई ये देखिए, आवेश लंबाई कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर, मीटर ऋण 1, कूलम प्रति मीटर ये है। अब अगर इसकी 1 मीटर के पास लैम्डा आवेश हैं, तो हमने ये जो बहुत छोटी सी लंबाई ली है, जो dl लंबाई है, इसके पास आवेश हमने माना dq। तो हमारे इस dq का सूत्र क्या बना? तो उत्तर है dq। इसलिए dl लंबाई के पास, dl लंबाई पर आवेश कितना होगा? dl लंबाई पर आवेश dq होगा, और ये dq किसके बराबर होगा? लैम्डा गुणित dl। ये dq है, लैम्डा गुणित dl। अब हम देखते हैं सूत्र में हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो ये जो dq यहां पर है, इसकी दूरी r है, जो r इस dq का है, तो इसके कारण यहां पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, छोटा सा विद्युतीय क्षेत्र बना। इसकी तीव्रता हमने dE मानी, d का मतलब छोटा। तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसने बनाया वो कितना होगा? dE। किसके कारण? dq के कारण। ये क्यों बनाते हम? इसलिए क्योंकि हमारे पास लंबाई का सूत्र नहीं है, बिंदु का सूत्र है। इसलिए हमने सिर्फ एक बिंदु लिया, लेकिन हमने चालाकी ये की कि उस बिंदु में भी एक छोटी सी लंबाई डाल ली, और उस लंबाई को कितना ले लिया? dl। बहुत छोटा है, बिंदु जितना है ये, तो उस dl को लेके हमने उस पर आवेश बनाया dq। अब चूंकि ये आवेश बिंदु के रूप में है, इसलिए हम इस पर कूलम का नियम लगा सकते हैं, और इस पर हम बिंदु वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। तो ये बिंदु का सूत्र लगाया, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ऐसे ही दूसरे के कारण निकाला, ऐसे ही तीसरे के कारण, चौथे के कारण, पांचवें के कारण, सभी बिंदुओं के कारण निकाला और सबको जोड़ दिया। अगर हमने सबको इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दिया तो हमें टोटल कुल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात हुआ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये जितने हमने dE लिए हैं इन सब का योग, और इस योग को गणित में हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। ये ऐसे, तो ये क्या हो गया? इधर का इंटीग्रेशन, इधर का इंटीग्रेशन। ये अब कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, सब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलाकर सबका हमने योग किया तो हमें कुल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया पूरा। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंटीग्रेशन करिए
ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू आपने पहले लिखा हुआ है, कहां पर? ये डी क्यू किसके बराबर होगा? ये डी क्यू लैम्डा गुणित डीएल। तो इसको हम लिखते हैं लैम्डा गुणित डीएल बटे आर का वर्ग। और इंटीग्रेशन तो ये कांस्टेंट है, ये इधर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। तो ये हमें ई का सूत्र मिला। ई बराबर इससे हम सीधे सीधे कोई गणना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सूत्र हमें बताता है कि एक रेखीय आवेश में इंटीग्रेशन लगाकर हम, ये भूल गया मैं, ये हमको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? यहां से लेके यहां तक, पूरी लंबाई के लिए, एल के लिए। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एल। तो ये कुल आवेशी क्षेत्र की कुल तीव्रता किसके बराबर होगी? लैम्डा डीएल बटे आर स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो ये किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है ये प्रति इकाई लंबाई पर कितना आवेश है। जितना आवेश अधिक होगा उतना तीव्रता अधिक होगी, और जितना वो बिंदु दूर होता चला जाएगा, जितना ये बिंदु दूर होता चला जाएगा, उतनी तीव्रता कम होती चली जाएगी। तो ये सूत्र याद रखिए, जहां पर आवेश एक रेखा के रूप में हो वहां ये सूत्र लगेगा। ठीक है। इसी तरह से आवेश एरिया में भी फैला हो सकता है, क्षेत्र में, पृष्ठ में, और एक आयतन के अंदर भी हो सकता है। उसके सूत्र आगे देखिए। तो ये यहां पर नई राशि क्या आई? लैम्डा। याद रखिएगा, ये आगे जाके हमको बहुत आवश्यकता होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक रेखा में आवेश लेंगे, उस रेखा की कुल लंबाई हमको पता नहीं, हम सिर्फ 5 मीटर के कारण फील्ड निकालना चाहते हैं। तो उस 5 मीटर में कितने आवेश? तो फिर हम पूछेंगे लैम्डा का मान बताइए। लैम्डा को 5 मीटर से गुणा करेंगे, आवेश मिल जाएगा। इसलिए जब भी आवेश लंबाई में फैला होगा तो हम क्यू का उपयोग नहीं करते, लैम्डा का उपयोग करते। इसलिए ये नई राशि को याद रखिए, लैम्डा।